उसकी छुअन में खोसा गया था। तभी अचानक से उसके कैबिन का दरवाजा खुला और अनुराग श्लोक को एक अनजान लड़की के साथ हाथ थामे खड़ा देखकर हैरान रह गया। दरअसल अनुराग श्लोक की कंपनी में चेयरपर्सन के रोल पर था और साथ ही श्लोक उसे अपने भाई का दर्जा देता था और अनुराग वान्या के स्वभाव से पूरी तरह से वाकिफ था। अनुराग की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। श्लोक, जिसके दिमाग में कई सवाल थे, उसे जैसे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसकी मंगेतर ने अगर उसे किसी और लड़की के साथ देखा तो वो उसे क्या कहेगा। पर अनुराग को इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि वान्या उस लड़की को ना देखे। उसने अपनी घबराती हुई आवाज में कहा, श्लोक, तू पागल हो गया क्या? तुझे पता नहीं है वान्या इस बात पर पतंगड़ बना सकती है। श्लोक ने कुछ नहीं कहा, पर अनुराग उसके दिमाग में ये बात छप चुकी थी कि वान्या के आने से पहले उसे सब ठीक करना है। अनुराग ने तुरंत सिया को एक वार्डरोब में बंद किया और श्लोक से कहा, जब तक वो नहीं आती है तब तक उसे निकाल नहीं सकते। अंदर से चीखती हुई सिया की आवाज़ सुनकर अनुराग ने एक बार दरवाज़ा खोला और कहा, देखिए, बस 2 मिनट चुप रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा देर बंद नहीं रखूँगा। पर इससे पहले कि सिया कुछ कह पाती, अचानक से वान्या के कदमों की आवाज़ तेज़ हो गई। अनुराग ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे ही वान्या अंदर आई, उसने हैरानी भरी आवाज़ में कहा, श्लोक। श्लोक और अनुराग तुरंत पीछे मुड़े। अनुराग के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी सांप ने सूंघ लिया हो। उसने श्लोक से कहा, मैं चलता हूँ। वान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अनुराग, ऐसे जाने की क्या जरूरत है? लेकिन अनुराग इतना कहकर वहां से चला गया। वान्या को ये बात अजीब तो लगी, पर उसने श्लोक की बाहों में बाहें डालते हुए कहा, क्या हुआ, तुम डेट पर क्यों नहीं आए? श्लोक ने गहरी सांस भरते हुए गुस्से से वान्या को देखकर कहा, तुमने किसी को मेरे ऑफिस का कार्ड दिया था? वान्या ने कहा, नहीं श्लोक, मुझे पता है तुम नहीं चाहते कि किसी को भी तुम्हारे यहाँ होने की खबर पता चले। श्लोक ने वान्या को घूर कर देखा तो जैसे वान्या भी कांप गई। उसने अपना पर्स चेक किया तो वान्या को एक एहसास हुआ। उसने दबी हुई आवाज में श्लोक से कहा, श्लोक, वो शायद मैंने गलती से मेरे कार्ड की जगह तुम्हारा कार्ड दे दिया। श्लोक ने गुस्से से वान्या को देखा और कहा, आगे से मेरा कार्ड किसी को भी देने की हिम्मत मत करना। श्लोक अपने कैबिन की तरफ मुड़ा तो पीछे वान्या ने कहा, तो अब क्या तुम इस वजह से मेरे साथ नहीं चलोगे? श्लोक वान्या की तरफ मुड़ा और बोला, देखो वान्या, मैं आज फिर से क्लियर कर देता हूँ कि ये प्यार व्यार समझ पाना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे इमोशन नहीं समझ आते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस शादी से पीछे हट जाओ। वान्या ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उसने कहा, श्लोक, ज्यादा कुछ तो तुमसे मैं वैसे भी नहीं मांग रही, सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगी। श्लोक ने वान्या का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, वान्या घर जाओ, मैं आ जाऊंगा, प्लीज घर जाकर बात करते हैं, ठीक है? श्लोक के कहने पर वान्या वहां से चली तो गई, पर वान्या के जाते ही श्लोक को याद आया कि एक अनजान लड़की अभी भी उसकी अलमारी में बंद है। शिट! श्लोक ने वान्या के जाते ही उस लड़की को बाहर निकाला। अलमारी का दरवाजा खोलते ही श्लोक हैरान हो गया। वो लड़की जमीन पर निढाल गिरी हुई थी। श्लोक हैरानी से बोला, इससे क्या हो गया? तभी श्लोक को पीछे से एक और लड़की की आवाज़ सुनाई दी, पर यह आवाज़ किसी और की थी। वो आवाज़ तेज़ी से श्लोक के ऑफिस में गूंजी, सिया? श्लोक ये नहीं जानता था कि ये सिया कौन है, पर जैसे ही प्रतीक्षा ने सिया को बेहोश देखा, वो श्लोक पर बरस पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे अलमारी के अंदर क्यों बंद किया? रे छोरे, थारे में समझ कौनी? इतने में अनुराग अंदर आया और बोला, सोच समझ के बात करो, जानती हो किससे बात कर रही हो तुम? प्रतीक्षा बोली, मेरी दोस्त को बंद जगहों में घुटन होती है, वो मर सकती है, और तुम चाहते हो कि मुझे इस आदमी के बारे में पता होना चाहिए? अनुराग के ये सुनते ही जैसे हाथ पैर कांप उठे। उसने तुरंत सिया के चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़की। यही श्लोक ने अपने डॉक्टर को कॉल भी कर लिया था। यही प्रतीक्षा परेशान होते हुए अनुराग को डांटते हुए बोली, न जाने कौन से मनहूस घड़ी में मेरे दोस्त ने तुम लोगों पर भरोसा कर लिया था। अरे जाहिलो, तुम लोगों में कोई शर्म है या नहीं? अनुराग ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, अरे मैडम, आप गुस्सा किस बात का दिखा रही हैं? देखिए, आपकी दोस्त को कुछ नहीं होगा। प्रतीक्षा गुस्से में अनुराग की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, अगर मेरी दोस्त को कुछ हुआ तो। इतनी ही देर में सारे हॉर्न बजने लगते हैं। अभी इतनी ही देर में प्रतीक्षा की नजर नीचे की तरफ गई। वो दोबारा चीखी, कहाँ गई सिया, कहाँ गई? अनुराग ने अपने कमरे की तरफ श्लोक को जब बुलाया तो श्लोक पीछे मुड़ा,
लेकिन उसकी गोद में इस बार सिया भी थी। इससे पहले प्रतीक्षा कुछ कह पाती, श्लोक ने कहा, डॉक्टर थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक ये मेरे कैबिन में रहेगी। कुछ भी हो जाए डॉक्टर के अलावा कोई अंदर नहीं आना चाहिए। श्लोक ने इतना कहा और वहां से चला गया। प्रतीक्षा बस उसे हैरानी से देखती रही। यही इन सबसे दूर कैबिन के अंदर श्लोक सिया को लेकर तो चला गया था, पर उसे अभी भी चिंता थी कि कहीं सिया मर तो नहीं गई। श्लोक उसके करीब गया तो श्लोक को प्रतीक्षा की सांसें महसूस हुई। श्लोक ने कहा, जिंदा तो है, पर एक सेकेंड, ये परफ्यूम की स्मेल फिर से कहाँ? श्लोक ने हैरानी से सिया की तरफ देखा और कहा, कहीं इस लड़की ने तो ये परफ्यूम। श्लोक उस परफ्यूम की वजह से सिया के पास गया, पर जैसे ही सिया ने आंखें खोली, अपने ठीक ऊपर एक आदमी को देखकर वो जैसे बौखला गई। वो चीखी, ये क्या कर रहे हो? दूर रहो। श्लोक ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और उसे चुप कराते हुए कहा, पहले खुद मेरे ऑफिस में आई और अब खुद चिल्ला रही हो? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? सिया ने जोर से श्लोक का हाथ हटाते हुए कहा, तुम कौन हो और ऐसे मुझे अपने कमरे में क्यों बंद कर दिया? मेरा फायदा उठाना चाहते हो तुम? श्लोक ने हैरानी भरी आवाज में कहा, एक मिनट, मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? एक तो मेरी इजाजत के बिना मेरे ऑफिस में आई, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा होते होते रह गया। सिया ने कहा, अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलना था तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों अलमारी में बंद किया? तभी जैसे श्लोक को एक बात याद आई, उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। श्लोक तुरंत भागता हुआ बाहर गया और कमरे के अंदर प्रतीक्षा और अनुराग आए। सिया को उठा हुआ देखकर प्रतीक्षा ने पूछा, भगवान का लाख लाख शुक्र है तू ठीक है। मुझे लगा दोनों की वजह से कहीं तुझे कुछ ना हो जाए। सिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। इतनी देर में पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई, नहीं। ये आवाज श्लोक की थी। सिया और प्रतीक्षा ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इससे क्या हुआ? दोनों भागते हुए बाहर गए तो देखकर हैरान रह गए। अलमारी में एक सफेद रंग का बहुत ही सुंदर गाउन था। अनुराग के होंठ जैसे डर से कांपने लगे थे। उसने कहा, ओह नो, ये तो। श्लोक सिया की तरफ मुड़कर घूरकर उसे देखते हुए बोला, यू रुइन्ड माय मास्टरपीस, दिस ड्रेस। श्लोक ने सिया को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है इस ड्रेस की कीमत क्या है? तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इसे बनाने में? सिया ने गुस्से में कहा, सुबह जरा संभाल के बात करिए। मैंने कहा था आपसे मुझे अलमारी में बंद करने के लिए। श्लोक ने गुस्से से अनुराग की तरफ देखा और फिर सिया की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा गाउन था? कीमत भी पता है इसकी? सिया ने उस कपड़े को घूरकर देखा और कहा, ऐसे 4 कपड़े मैं अपने सपने में बना लूं, इसके लिए बात का पतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। श्लोक ने गुस्से में सिया से कहा, सेमिनार में आना था ना तुम्हें? इस ड्रेस को ठीक करो, और अगर ठीक नहीं कर पाई तो आना मत उस सेमिनार में। सिया ने गुस्से में जवाब देते हुए कहा, पागल हो क्या? एक तो तुम्हारी वजह से मैं मरती मरती बची, और तुम होते कौन हो मुझसे ये बदतमीजी करने वाले? श्लोक सिया के एकदम पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपने हाथों में रखे कार्ड में ऑफिस का ड्रेस जब देख लिया तो तुमने मेरा नाम नहीं पढ़ा? सिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ठीक उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिससे वो मिलने आई थी, श्लोक। लेकिन दूसरा झटका तो उसे तब लगा जब श्लोक ने कहा, एंट्री चाहिए ना तुम्हें मेरे सेमिनार में? इस ड्रेस को ठीक करो, फिर देखते हैं। श्लोक ने सिया के हाथ में वो ड्रेस थमाई और उसे बाहर निकलने को कहा। अपने हाथों में सफेद ड्रेस लेकर सिया बस एक ही बात सोचती रही कि आखिर वो श्लोक की ये ड्रेस कैसे ठीक करेगी। घर वापस आने पर सरला के चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। उसने सिया के हाथों में ड्रेस देखी तो पूछा, ये सब क्या लेकर आई है? सिया ने कहा, मुझे ये ड्रेस ठीक से बनानी है, फैशन डिजाइनर का सेमिनार है तो उससे पहले ये ठीक करनी होगी। सरला ने हंसते हुए कहा, रा तू पागल हो गई है? घर में पैसों की इतनी कमी है और तुझे पैसे बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं सोचता? सिया ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ ऐसा नहीं है, इसमें पैसे नहीं लगेंगे, मैं अभी एडमिशन नहीं ले रही माँ, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। सिया की बात सुनकर सरला ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, उस शहरी लड़की की भाषा बोलना बंद कर छोरी। अगर कुछ ठीक करना है तो अपनी शादी ठीक कर, सपने देखना है तो उस अभिमन्यु के साथ देख और जा यहाँ से। सरला वहां से गुस्से में चली गई और सिया ये समझ गई थी कि घर में वो ड्रेस नहीं बना सकती, तो आखिर वो अब कहाँ ये ड्रेस बनाए। अपने कमरे में जाने के बाद सिया ने अपना फोन निकाला। उसके दिमाग में ये चल ही रहा था कि आखिर वो कुछ ठीक करे तो करे कैसे। ये ड्रेस और आज जो कुछ भी हुआ
वो सिया को जैसे खाने लगी थी। अपने फ़ोन में गुम सिया का ध्यान अपने सोशल मीडिया पर गया। अभिमन्यु ने कुछ ऐसा पोस्ट किया था जो देखकर सिया को यकीन नहीं हुआ। एक लड़की की फ़ोटो थी पर उसमें चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फ़ोटो देखकर सिया को ऐसा लग रहा था मानो अभिमन्यु सरेआम उसे जलील कर रहा हो। उसने अपना फ़ोन बंद किया और कहा, बस बहुत हो गया, बहुत जी ली मैंने ये ज़िंदगी अभिमन्यु और सबके हिसाब से। अब मैं वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। क्या ठीक कर पाएगी सिया श्लोक का मास्टरपीस? क्या बचा पाएगी सिया खुद की लाज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।